नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी वाला कोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं और उसमें हम आज जो टॉपिक रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्या है रिसोर्स चल रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और उसमें हमने लगभग आपके फूड रिसोर्स की हमने बात कर ली। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स की हमने बात कर ली, इसके अलावा हमने वाटर की बात कर ली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिनकी हमने बात की है। इसके अलावा मिनरल की हमने बात कर ली थी, जो मिनरल्स है उनकी भी हमने बात कर ली थी। अब हमारे रिसोर्स में देखो क्या क्या रहा है। एक तो जो रिसोर्स है उनमें दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहे हैं, उनकी हम बात और करेंगे। एक तो एनर्जी की हम बात करेंगे, एनर्जी रिसोर्स की, और दूसरा हम बात करेंगे आपके लैंड रिसोर्स या इसी को कहते हैं सॉइल रिसोर्स। ठीक है, एक ही बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है लैंड और सॉइल में। एक जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ये कहते हैं लैंड में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कर लिया, रोड बना ली। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम कर लिया। इसके अलावा जो है शहरीकरण हो गया, शहर बस गए। जितने भी काम हो रहे हैं वो लैंड पर हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं दोस्तों? लैंड पर हो रहे हैं। और लैंड को हम 2 डायमेंशनल बॉडी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं दोस्तों? 2 डायमेंशनल बॉडी। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब भी हम खेत देखते हैं, खेत देख लो या कोई भी एरिया देख लो, तो उसको हम ऐसे ही तो मापते हैं कि ये मान लो ये चौड़ाई थी और ये लंबाई है। ठीक है, इसी हिसाब से मापते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसकी गहराई भी हम मापते हैं, गहराई नहीं मापते हैं खेत की। ठीक है, खेत नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं कि भूमि। भूमि को हम यदि ये कहते हैं कि 2 बीघा है, ठीक है, इसका मतलब हमने उसका क्या एरिया निकाल लिया है। अब एरिया में हमने उसकी गहराई तो नहीं निकाली है। ठीक है, तो जो लैंड होती है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन सॉइल हमेशा 3 डायमेंशनल होती है। ये बात ध्यान रखना, कंपटीशन लेवल में भी ये पूछी जाती है। 3 डायमेंशनल कैसे होती है? क्योंकि कभी भी आप लैंड प्रोफाइल देखो, ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल है वो देखते हो, तो उसमें हम ये कहते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में जो एरिया है वो तो होता ही है, साथ में उसमें ये जो आपको देखने को मिलेगी गहराई, ठीक है, ये जो गहराई देखने को मिलेगी ये भी साथ में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब तीनों डायमेंशंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तीनों डायमेंशंस आपको देखने को मिलती है। 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसलिए सॉइल थोड़ी सी अलग है। और इसमें हम मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर्पज जो प्रैक्टिसेज है वो की जाती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेज करते हैं, इसलिए ये सॉइल है और ये आपकी लैंड होती है। इतना ही फर्क है, बाकी प्रॉब्लम्स दोनों में सेम है, एक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इनको हम एक जगह ही पढ़ लेंगे और एनर्जी को हम अलग से बात करेंगे। देखो, एनर्जी की बात हम थोड़ी सी करते हैं। एनर्जी में हम ये कहते हैं कि एनर्जी आपके क्या है? एनर्जी नॉर्मली होती क्या है? देखो, हम ये कहते हैं एनर्जी नॉर्मली फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फोटॉन्स होते हैं, जिनको हम एनर्जी मान के चलते हैं कि जो आपके लाइट में मिल रही है वो एक तरह के फोटॉन्स है। ठीक है, उनको प्लांट्स लेते हैं, उनका यूज करते हैं, उसको फोटॉन्स को वो दूसरी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि एनर्जी का जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी एनर्जी को ना तो बना सकता है और ना ही मिटा सकता है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता और कोई भी उसको जो है हम ये कह सकते हैं कि बना भी नहीं सकता, कंजर्व भी नहीं कर सकता। दोनों चीजें ही देखने को मिलती है कि एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। और दूसरा लॉ एनर्जी का ये कहता है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चलता रहता है। ठीक है, जैसे लाइट है, लाइट किसी और एनर्जी में चली जाती है, फिर दूसरी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो और चीज हो, कोई भी हो, लेकिन एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जो फॉर्म्स होती है वो चेंज करती रहती है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। आई बात समझ में? यहां पर हम ये कहते हैं कि एक तो रिसोर्स को जब हमने क्लासिफाई किया था तब मैंने कहा था आपको कि रीन्यूएबल, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी होती है एक तो, और एक आपके होती है
नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ये दो, एक तो दो प्रकार इस प्रकार से थे, और एक इनके जो है भाई हम ये कहते हैं पुराने टाइम से काम में लेते आ रहे हैं, तो कन्वेंशनल, ठीक है, और एक हो गई नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पारंपरिक है, ये नॉन यानी कि लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कोल, जो कोयला होता है वो, इसके अलावा पेट्रोलियम पहले से ही काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी बोल सकते हैं हम। इसके अलावा टिम्बर, ये जो टिम्बर होती है, लकड़ी होती है, वुड बोल सकते हैं हम, टिम्बर ना बोलकर वुड बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वुड बोल सकते हैं। वुड हमारे पुराने टाइम से काम में ली जा रही है, जो आदि मानव था उस टाइम पे भी वुड का इस्तेमाल किया जाता था जलाने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके बाद में हम धीरे धीरे और रिसोर्स ढूंढने लगे, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनल है, ये पुराने टाइम से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सर नए कौन से हैं जो अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी हम बात करें तो आपके इसमें देखने को मिलेगा, नॉन कन्वेंशनल में देखने को मिलेगा। एक तो हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं बायोगैस, इसके अलावा हम कहते हैं विंड एनर्जी, ये भी इसी के टाइप है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपके क्या हो गए, नॉन कन्वेंशनल के टाइप हो गए, और ये कन्वेंशनल के टाइप है। टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनके जो है वो भी पढ़ेंगे कि किसके क्या फायदे हैं। जैसे हम इसके लिए ये कहते हैं कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा यूज में नहीं ले सकते, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज ये बनते रहते हैं, रोज इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, इसमें मैंने रिसोर्स में भी बताया था, यहाँ पर और बता देता हूं। ये जो यहाँ के जितने भी प्रकार है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो बायोगैस हो, चाहे वो वाइंड एनर्जी हो, ये सब रिन्यूएबल है। और जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, इसके अतिरिक्त जो आपके नेचुरल गैस है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल आते हैं। तो इस प्रकार से एक तो इनका क्लासिफिकेशन आप करके आना, आपको पूछेगा भी कि नॉन रिन्यूएबल और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो प्रदूषण कम करती है, लंबे समय तक चलने वाली है, ठीक है, इसमें बार बार खर्च होता नहीं है, ये आधुनिक टाइम के अभी की एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। नॉन रिन्यूएबल कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, इनसे प्रदूषण क्रिएट होता है, इनमें बार बार खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार के जो अंतर है वो आपको यहाँ पर लिखकर आने हैं। यहाँ पर सारी चीजें आपको नजर आ ही रही होगी। इसमें भी आप ये कह सकते हो हम पुराने टाइम से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रदूषण भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो है लिमिटेशन है, ये कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे, उसके बाद में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है अनलिमिटेड है, ये मिलते रहेंगे। और साथ में नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि अभी के आधुनिक टाइम की एनर्जी के रिसोर्स है, और इन पर सरकारें भी ज्यादा ध्यान दे रही है, जो गवर्नमेंट्स है वो इन पर ज्यादा क्या दे रही है, ध्यान दे रही है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी एनर्जी में। इसके अलावा एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉइल, किसकी बात करेंगे, सॉइल या लैंड की। अभी मैंने बात की आपसे कि जो लैंड होती है वो आपके 2 डायमेंशनल होती है, पहली बात। दूसरी बात, सॉइल क्या है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तीनों चीजें होती है, और वहां पर 2 ही चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि सॉइल में हम एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चाहे बिल्डिंग की बात हो,
ठीक है, बिल्डिंग बनाने की बात हो, रोड की बात हो, कंस्ट्रक्शन की बात हो, ठीक है, या अदर कोई भी काम हो, ये सारे ही कहाँ पर करते हैं, हम लैंड के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से कोई खास रिलेशन इसका है नहीं, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हमें लाइफ को सस्टेन करना है तो इसको बचाना जरूरी है। लैंड का भी इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसकी तुलना में थोड़ा कम होता है, ये कह सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस दोनों का ही देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, मुख्य रूप से एक एक करके हम इन सभी रिसोर्स की इनकी बातें कर लेते हैं। यहां पर कन्वेंशनल या एक शब्द और मिलेगा आपको, एक्सक्यूजिटेबल। ठीक है, क्या है ये, एक्सक्यूजिटेबल। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उस प्रकार के जो रिसोर्स है उनकी बात हो रही है। इनको हम कह सकते हैं कि खत्म हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, खत्म हो जाएंगे, वो वाले रिसोर्स आपके क्या होते हैं, कन्वेंशनल या एक्सक्यूजिटेबल जो है आपके रिसोर्स कहलाते हैं एनर्जी के। इसमें हम ये कहते हैं फॉसिल फ्यूल है, जो आपका कोल हुआ, गैस हुआ, ऑयल हुआ, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। ये जो फॉसिल फ्यूल है ना दोस्तों, इनकी लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, तो ये लिमिटेशन यही है कि इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जैसे देश है, ठीक है, अमेरिका जैसे जो देश है वो आपके क्या करते हैं, इनको स्टोर रखते हैं। ठीक है, इनको क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी वैल्यू, जैसे सोना चांदी है ना, तो सोने चांदी को हर कोई देश स्टोर करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी इनकी जो है वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी गोल्ड की और सिल्वर की। और नॉर्मली हम देखते भी हैं, चाहे शेयर बाजार हो या इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का उलटफेर हो, लेकिन जो आपका गोल्ड होता है, जो सिल्वर होती है, वो हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं, उनके भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी कमी है और कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा सोच के सब मानते हैं, इसलिए इनका यूज करते हैं। उसी प्रकार जो पेट्रोलियम है वो ऐसी चीज है, या जो फॉसिल फ्यूल है वो ऐसी चीज है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने जितने भी रिजर्व है, जहां पर पेट्रोलियम और ये जो फॉसिल फ्यूल है वो मिलते हैं, उस जगह को इन्होंने क्या कर रखा है, स्टोरेज के तौर पे रख रखा है कि हम इसका यूज बाद में करेंगे, जब पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, जो पेट्रोलियम है उसकी कमी हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, और ये रणनीति अमेरिका के काफी हद तक काम भी आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, बीच में सोलर एनर्जी जो आपके ये है, जिसको वाइंड एनर्जी हम कह रहे हैं, बायोगैस हम कह रहे हैं, तो इतने रिसोर्स खुल गए, इतने अदर हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज आ गई कि हम धीरे धीरे इनसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आजकल हम ये कहते हैं कि व्हीकल्स जो टू व्हीलर थे स्टार्टिंग में, वो लगभग अभी 30% जो टू व्हीलर है वो इंडिया में जो है क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, यानी कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो है आपके गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल देश में चलते रहे। ठीक है, तो ये जो चीज है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है उनकी में उनकी कमी होगी, उनकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक से उनकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, उनके भाव भी गिर जाएंगे। तो अमेरिका को इस बात की चिंता है। इसीलिए जब जो है मोदी जी अभी अमेरिका के दौरे पे गए थे, ठीक है, कल ही की बात है, कल परसों ही गए थे, उस टाइम पे उन्होंने ये भी एक डील की है। अमेरिका कहता है कि आप रसिया से लगभग 40% क्या ले रहे हो, ऑयल ले रहे हो, क्रूड ऑयल। ठीक है, हमसे भी आप क्या करो, ऑयल लेना स्टार्ट करो, क्योंकि हम भी अब बेचेंगे। इतने दिनों नहीं बेच रहे थे, लेकिन अब हम भी बेचेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इनका कोई इन चीजों के कब भाव गिर जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अमेरिका को अब बात समझ में आ रही है कि इनको अब ज्यादा स्टोर रखने से कोई फायदा नहीं है, अब धीरे धीरे इनको निकालते रहो। और
क्योंकि वैसे भी इनके भाव जो है ऐसा तो हुआ नहीं है कि अभी कम हो गए हैं, अभी तो भाव बढ़े हुए हैं। तो इस टाइम पे निकाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भाव में ही निकल जाएंगे, वरना क्या पता बाद में जो है धीरे धीरे भाव कम हो जाए इन चीजों के, तो वो चीज देखने को मिलती है। इसलिए ये क्या है, लिमिटेड है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि यह लगभग जो कॉमर्शियल एनर्जी है उसका 85% क्या है, प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। चाहे आपके हैवी व्हीकल्स हो जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे कि कई प्रकार की रेल है, आपकी जो रेलवे होती है वो है। इसके अलावा जो है बड़े बड़े जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जो आपके मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी के सोर्स के रूप में फॉसिल फ्यूल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अभी भी ये हमारी एनर्जी का 85% क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। डेराइव फ्रॉम सब्सिडरी ऑर्गेनिक मैटर, ये मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैटर से ही डेराइव होते हैं, जिसको हम बिटुमिन कोल के रूप में जानते हैं। ठीक है, कोयले के कई प्रकार के कोयला कई प्रकार का होता है, उसमें से बिटुमिन जो कोयला होता है वो भी एक प्रकार होता है जिसमें हम कोयला प्राप्त करके एनर्जी उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो बिटुमिन कोयले का ही एक प्रकार है। इसके बाद में पेट्रोलियम मेनली कंटेन पैराफिन एंड एरोमेटिक कंपाउंड, जो पेट्रोलियम होता है उसमें पैराफिन या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, उसमें मिले हुए रहते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो लार्जली ऑफ मेथेन और एथेन होता है, इसमें मुख्य रूप से मेथेन और एथेन पाया जाता है, जो आपकी नेचुरल गैस होती है जिसको हम एलपीजी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलपीजी कहते हैं। उस गैस में आपके मेथेन और एथेन पाया जाता है। इसके बाद में आ जाता है कोल हैज लेस हाइड्रोजन एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन, जो आपकी जंगली वेजिटेशन है उसी से बनता है और इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर क्यूजिंग डिप्लेशन, कंटिन्यू जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में और उसके साथ में ही आपके जो रैपिड ग्रोथ हो रही है किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है उसकी वजह से इनकी लगातार कमी होती जा रही है। और ये हमें नजर भी आ रहा है जब हम 2005 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, तो उसकी तुलना में इन क्रूड ऑयल्स के या जो पेट्रोलियम डीजल है इनके भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी टाइम ये 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो लीटर के हिसाब से आ रहे थे, आज 110 रुपए लीटर है पेट्रोल। ठीक है, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आई बात समझ में, ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है फायरवुड। ठीक है, फायरवुड की यदि हम बात करें तो ये नॉर्मली लकड़ी होती है, लकड़ी को हम पुराने टाइम से काम में ले रहे हैं। इसके वजह से जो आपके डोमेस्टिक फ्यूल, वही एक तो हम यह डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये जो है डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। जब हम लकड़ी उत्पादित करेंगे, ठीक है, लकड़ी को काट के लेकर आएंगे तो जंगलों से ही तो काट के लाएंगे, तो जंगलों से काट के लाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ों की संख्या कम करते जा रहे हैं। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कंसर्न्स, कई प्रकार के जो है पारिस्थितिकी से संबंधित कंसर्न पैदा होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होती है। नीड टू प्रमोट अल्टरनेटिव लाइक बायोगैस एंड सोलर एनर्जी, हमें आवश्यकता है कि हम लकड़ी से शिफ्ट हो जाए किस पे, बायोगैस पे या सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो। ये चीज हमें करनी है। इसके बाद में आता है नॉन कन्वेंशनल, जिनको हम कह रहे हैं इनएक्सक्यूजिटेबल, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होंगे पहली बात तो, और जो अभी अभी के नए क्या है, नए मेथड के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले आता है एनर्जी। एनर्जी फ्री होती है, ठीक है, फ्री का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में खर्च आता है, जब हम एक बार इंस्टॉल करते हैं उसमें खर्च आता है, उसके बाद में हमें रोज रोज खर्च नहीं करना पड़ता है। रोज जो एनर्जी मिलती है वो फ्री मिलती रहती है, लेकिन एक बार का खर्चा होता है। पोल्यूशन फ्री है, दूसरी बात पोल्यूशन नहीं होता है, एंड रिन्यूएबल है, बार बार उपयोग में ले सकते हैं। कैन बी इफेक्टिवली हार्मलेस इन सनी रीजन, जहां पर जो आपके सूर्य की किरणें ज्यादा मिलती है, जो सनी रीजन होते हैं, सनी डे जहां पर ज्यादा होते हैं, उन एरिया के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद में हम कहते हैं इंडिया गवर्नमेंट प्लान टू लार्ज स्केल सोलर एनर्जी यूज टू रिप्लेस कोल कंजप्शन। कोल कंजप्शन को कम करने के लिए इंडिया की जो सरकार है वो बार बार कहती है कि हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और कोयला, पेट्रोलियम इनके इंपोर्ट को कम करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, हम क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वाइंड पावर की हम बात करते हैं, यूज इन माइल्स इरिगेशन एंड फार्म एक्टिविटी, कई प्रकार के जो चक्कियां हैं उनमें, इरिगेशन में और फार्म एक्टिविटीज में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इंडिया हैज द पोटेंशियल टू जनरेट
20,000 मेगावाट, ठीक है, ये क्या है, मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइंड। वाइंड जो अकेली है उससे हम कितना जो है आपके 20,000 मेगावाट एनर्जी उत्पादित कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में हाइड्रो पावर आ गया, ये चीपेस्ट इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है, यानी कि पानी से जो हम एनर्जी बनाते हैं। कल हमने डैम की बात की थी, आपको पता हो तो, जब जो है आपके वाटर रिसोर्स की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हम एक डैम की बात कर रहे थे कि डैम क्या होता है, कोई नदी होती है, उस नदी को रोककर हम एक डैम बना लेते हैं, उससे पानी हम धीरे धीरे ऊपर से गिराते हैं और टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस एनर्जी को हम किसके रूप में, हाइड्रो पावर के रूप में जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं इंडस हो गया, गोदावरी हो गया, आपके गंगा बेसिन हो गया, इनमें क्या है जो है पोटेंशियल है एनर्जी उत्पादन का, ठीक है। यहाँ पर हम जो है डैम बनाकर अच्छे से एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ सपोर्ट इरिगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके अलावा हम जो है इरिगेशन को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर की बात करते हैं तो ए प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव फॉर लार्ज स्केल एनर्जी नीड, यानी कि आपके बड़े तौर पे यदि हम एनर्जी की हमें आवश्यकता है, एक बड़ा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता है, तो हम कौन सा रिसोर्स यूज में ले सकते हैं, एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि आपके कोई भी एटम है उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। जब उसको उसका जो है ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी यूज होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। उस एनर्जी का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, जो आपकी रियल एनर्जी है वो बना लेते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में काम में लेते हैं, केमिकल में एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसको काम में लेते हैं। कहाँ कहाँ काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बिजली बनाने में, केमिकल फैक्ट्रियों में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हाई कॉस्ट, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, और रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, ये प्रॉब्लम होती है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना, उनको डिपॉजिट करना एक मेन चैलेंज होता है, ठीक है। तो होता क्या है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जहां पर भी न्यूक्लियर एनर्जी लगी होती है या जहां पर भी ये एटॉमिक एनर्जी होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, गहराई में मिट्टी में उनको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, ताकि वो वहीं पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ऊपर ना पाए, तो वहां पर उनको छोड़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है बायोगैस एनर्जी या बायो एनर्जी, या ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, चाहे वो कैटल डग हो, प्लांट मटेरियल हो, उनको हम क्या करते हैं, एवाईवी जो है आपका, हम कहते हैं एनेरोबिक कंडीशन में उनको रखते हैं, जिससे मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कौन सी गैस, मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करते हैं, जो मेथेन गैस होती है वो आगे चल के हमारे लिए फायदेमंद होती है। उसका यूज हम एनर्जी के तौर पे करते हैं, क्योंकि मेथेन एक क्या है, आपके जलने वाली गैस है, स्वाभाविक सी बात है, फायर गैस है, तो उसका यूज हम वहां पर फायर के रूप में करते हैं। इसके बाद में आ जाता है रिड्यूस जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कम करना, फालतू की चीजों को हम क्या कर देते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, बेनिफिशियल फॉर रूरल एरियाज, मुख्य रूप से क्योंकि जो लाइव स्टॉक होता है वो रूरल एरियाज में रखा जाता है और वहां से हमें जो काऊ डग है वो मिलता है, उस काऊ डग का इस्तेमाल हम यूज वहां पर एनर्जी में कर सकते हैं। तो ये शहरी जो गाँव है, वो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें ज्यादा इस्तेमाल लिया जाता है शहरों के बजाय, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा आ जाता है लैंड रिसोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, लैंड रिसोर्स की। लैंड रिसोर्स में लैंड एज ए रिसोर्स, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि लैंड एक्चुअल में एक रिसोर्स के तौर पे होता है, ठीक है। सोइल ही रिसोर्स नहीं है, लैंड भी क्या है, एक रिसोर्स के तौर पे है। चाहे वो हम किसी भी फैक्ट्री के सेटअप के लिए हो, चाहे जो है अर्बेनाइजेशन के लिए हो, रोड निर्माण के लिए हो, या बिल्डिंग फॉर्मेशन के लिए हो, कहीं भी जो है लैंड के बिना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि हवा में बना लेंगे, जो है हर चीज के लिए लैंड की आवश्यकता होती है, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लैंड जो है 1/5 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर करती है, यानी कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है, जो कि ओवरऑल अर्थ के 30% है, उसका 1/5 पार्ट क्या होता है, लैंड के रूप में कवर है। असेंशियली फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल एंड फोडर, इन सब के लिए, चाहे फूड हो खेती करते हैं, फाइबर हो, फ्यूल हो,
फोडर हो और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हो, ये सारे कहीं ना कहीं किससे मिल रहे हैं, लैंड से मिल रहे हैं। क्योंकि हम माइनिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, लैंड पे ही करते हैं, लैंड के अंदर करते हैं। फोडर की बात करें तो एग्रीकल्चर से फोडर या जंगलों से फोडर मिलता है। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल भी कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियल जो है आपके ये माइनिंग के द्वारा ही क्रूड ऑयल के रूप में फ्यूल निकल रहा है, वो भी मिट्टी से ही निकलता है, वो भी आपके लैंड से ही निकलता है। ठीक है, तो लैंड इन सब की जो है हमें जो है एसेंशियली इनको प्रोवाइड करवाती है। सोइल, वाटर, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट आर की नेचर रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये सारी चीजें क्या होती है, जरूरी होती है। और उनमें यहाँ पर एक सोइल भी है, सोइल का मतलब एक तरह की लैंड भी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद में आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है। उसमें चाहे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात हो, जब हम ज्यादा यूज करने लग जाए हर चीज का, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने लग जाए उसको, चाहे वो माइनिंग की बात हो या अदर किसी भी वे में, तो जब भी ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस चीज में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स होती है। अबाउट 56% ऑफ टोटल इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब खराब हो चुकी है या खराब होने के कगार पे है। ठीक है, खराब का मतलब चाहे वो सैलाइन सोइल के रूप में हो जाए, या उसमें कोई केमिकल प्रॉब्लम हो जाए, या उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए, किसी भी वे में खराब हो, लेकिन डिग्रेडेड हो चुकी है। क्यूज क्या है, तो सोइल इरोजन इसका एक रीजन है, वाटर लॉगिंग इसका एक रीजन है, सैलिनिटी इसका एक रीजन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटामिनेशन, ये सारे क्या है, मिट्टी खराब होने के रीजन है। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, आपके जो सोइल होती है, जो लैंड होती है, उसके खराब होने के कारण है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सोइल इरोजन। इट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड हम कह सकते हैं कि इन रिलेशन टू लैंड, दोनों कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सोइल इरोजन देखने को मिलेगा। व्हाट इज सोइल इरोजन, तो सोइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय वाइंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सोइल, ये कह सकते हैं टॉप फर्टाइल सोइल। ठीक है, टॉप फर्टाइल सोइल बाय वाइंड, वाटर। वाइंड एग्जाम्पल के रूप में हम कहें तो राजस्थान में क्या होता है, वाइंड इरोजन ज्यादा होता है। जो आपके ये है नदियों वाला क्षेत्र है, जिसमें हम कहते हैं चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, इसके अलावा बिहार हो, इसके अलावा यूपी हो, यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा वाटर इरोजन देखने को मिलता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे वो इंसानी एक्टिविटीज हो, इंसानों की कोई भी क्रियाकलाप हो, उनके द्वारा यदि मिट्टी को कोई नुकसान होता है, वो इरोजन होता है, तो उस चीज को हम उसमें मानते हैं। जियोलॉजिकल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा मिट्टी कुछ मात्रा में जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है। ठीक है, वाइंड के द्वारा, एयर के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस जो है फास्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों, फास्ट नहीं होती है। वो फॉर्मेशन की प्रोसेस और जो आपका इरोजन की प्रोसेस वो लगभग सेम सी होती है, इसलिए इफेक्ट नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ जो एक्सेलरेटेड इरोजन है, ये आपका ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, या ह्यूमन इंड्यूस करता है इसको, जिसकी वजह से ये फास्ट होता है और मिट्टी का लॉस होता है, सोइल लॉस देखने को मिलता है। आई बात समझ में, सोइल टाइप हुआ, वेजिटेशन कवर हुआ, स्लोप हुआ, रेनफॉल हुआ और मिसमैनेजमेंट, ये सारे इसके कारण होते हैं इरोजन के। ठीक है, कंजर्वेशन, टिलेज फार्मिंग या टिल फार्मिंग, ठीक है, कम से कम टिलेज करना। यहाँ पर कंट्यूर फार्मिंग या ट्रेसिंग, इसमें आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं, रेनी जो ये आपके हिली रीजन होते हैं, इनमें इस प्रकार से खेती करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो है आपके जगह बना बनाकर वहां पर खेती करते हैं, इसको हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। टेरेसिंग क्या होता है, तो इस प्रकार की खेती ये भी पहाड़ों पर की जाती है, जिसमें हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, यह टेरेसिंग होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टियों में उगाना, एक ग्रास की पट्टी उगा दी, फिर एक फसल की पट्टी उगा दी, फिर एक ग्रास की उगा दी, इस प्रकार की पट्टियों में जो खेती करते हैं उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। एले क्रॉपिंग भी उसी प्रकार की होती है। वाइंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक, ये क्या होते हैं, ये जैसे मान लो ये खेत था, खेत की मेड़ पे हमने क्या लगा दिया, जो आपके प्लांट्स हैं वो लगा दिए, ताकि जो ये आपकी एयर है उसकी स्पीड को कम किया जा सके, वाइंड की स्पीड को कम किया जा सके, उसके लिए ये यूज में लेते हैं, इससे इरोजन कम होता है। सेलिनाइजेशन,
जब हम पुअर ड्रेनेज या हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से साल्ट क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं मिट्टी में, ठीक है। और साल्ट एक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिससे प्लांट का प्रोडक्शन सही ढंग से या प्लांट सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाता है। रिड्यूज सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है और प्लांट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से प्लांट मुरझाया हुआ सा, विल्टिंग सा दिखाई देता है, ठीक है। किस प्रकार सा, विल्टिंग की तरह दिखाई देता है। इसके बाद में हम कहते हैं वाटर लॉजिंग। कहीं पे जो आपका खेत है उसमें पानी भर जाना, ये वाटर लॉजिंग एक्सेसिव इरिगेशन के कारण होता है। डेजर्टिफिकेशन लो मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, लो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, आपके बारिश कम होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, एरिड सेमी एरिड रीजन में ज्यादा होता है। डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग, जो क्वेरी शिफ्ट कल्टीवेशन, ठीक है, सॉइल इरोजन, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इन सब की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता हुआ नजर आता है। ये सभी कारण होते हैं। फिर आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम खेती। ये मैंने पहले भी बताया होगा आपको, जो आपके ट्राइबल एरियाज है वहां पर क्या होता है, जंगल काटते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर खेती करते हैं 4 से 5 साल के लिए, उसके बाद में दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शिफ्ट हो के खेती करते हैं, इसलिए इसको हम शिफ्ट कल्टीवेशन या जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन इसके प्रमुख कारण है। मेन जो आपका मेन इंड्यूस लैंडस्लाइड की बात करें, कभी कभी क्या होता है जब हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है, ऊपर से मिट्टी गिर जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है सॉइल। देखो, सॉइल रिसोर्स में वही सारी चीजें ध्यान रखनी है जो कि आपको लैंड रिसोर्स में ध्यान रखनी थी। पहली बात तो इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, चाहे फूड प्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट ग्रोथ हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, इन सब में किसका रोल है, सॉइल का रोल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी, न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर प्लांट डेवलपमेंट, और वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। टाइप्स की बात करें तो ब्लैक सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है, कई प्रकार की सॉइल्स आपको देखने को मिलती है। इनके इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हम सॉइल का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। सॉइल इरोजन, पहली बात की नेचुरल इरोजन जो प्रकृति में अपने आप चलता रहता है, जियोग्राफिकल प्रोसेस है। एक्सेलरेटेड इरोजन जो कि फॉर्मेशन से ज्यादा इरोजन होता है, ठीक है, वो आपका एक्सेलरेटेड है, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ए प्लांट, ठीक है, किसी भी सॉइल की एक कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की, उस कैपेसिटी को हम सॉइल फर्टिलिटी के रूप में जानते हैं। इसके बाद में आ जाता है डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी रिजल्ट द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की कमी होती है, सॉइल जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है, या कोई और रीजन होता है उसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट देने की जो कैपेसिटी है सॉइल की वो कम हो जाती है। इसके बाद में आता है सॉइल कंजर्वेशन, हमें मिट्टी को बचाना है तो कंजर्व फार्मिंग करनी है, टेरेसिंग करनी है, कंट्यूर फार्मिंग करनी है। जो एफोरेस्टेशन है और वाइंड ब्रेक है, इसको हमें, वाइंड ब्रेक तो हमें लगाना ही है, एफोरेस्टेशन का मतलब हो गया हमें प्लांटिंग करनी है ट्रीज की, ठीक है, क्या करना है, प्लांटिंग करनी है ट्रीज की। सॉइल पोल्यूशन, इसको कम करना है। सॉइल रिमेडिएशन, रिमेडिएशन का मतलब होता है सुधार, सॉइल में क्या करना, सुधार करना। और सुधार कैसे करते हैं, तो एक तो बायो रिमेडिएशन होता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल आपके जैविक उर्वरक है जैसे कि काउ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया, इनका यूज करके हम वापस से मिट्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सॉइल अमेंडमेंट्स जैसे कि जिप्सम हो गया, लाइम का यूज हम एसिडिक सॉइल में करते हैं, जिप्सम का हम आपके जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें करते हैं, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम नॉर्मल सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सारे ही कारण क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे ही आपके इसी के रेमेडिएशन में ही काम में आते हैं, इंप्रूवमेंट में ही काम में आते हैं। इसके बाद में आपके इकोसिस्टम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में, एक साथ तो नहीं होगी क्योंकि इकोसिस्टम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एक पोर्शन, ठीक है, आपका जो सिलेबस का एक पोर्शन हम कह सकते हैं कि लगभग
20% या बोल सकते हैं 15% जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।